दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और जैसे कि देख रहे हैं आप हमारे बगल की खिड़की में रविंद्र सिंह भाई बैठे हुए हैं। हमने उनको आज आमंत्रित किया कि आपसे थोड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करनी है, तो उनका भी हम स्वागत कर लेते हैं। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी को बता दें भाई, हम उस यात्रा की जो हमने कल बात की थी, तो उसके चलते अब हम इंदौर आ पहुंचे हैं। इंदौर से बाहर एक रऊ करके इलाका है, तो वहाँ आप सबकी तरह आप में से एक हमारे एक दर्शक परिवार के सभ्य हैं मनोज भाई। और मनोज भाई का बड़ा आग्रह था कि आप अगर आए तो हमको मिलके ही यहाँ से आगे जाएंगे। और एक और भी हैं शोभना जी। शोभना जी भी बहन की तरह प्यार करती हैं, तो वो भी चाहती हैं कि मिलके जाए। तो हमने कहा यहाँ रुक के फिर आगे जो है कारवां अपना चल देगा। तो एक तो ये बताना था, दूसरा कि हम बड़े जो प्यार से हमको जब आपकी ओर से प्यार मिलता है बड़ा अच्छा लगता है, तो उसका इजहार करना और उसको रेसिप्रोकेट करना भी हमारा दायित्व बन जाता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं रविंद्र भाई, हमारे एक जी। और बहुत ही प्यारे दर्शक हैं, और वो भी हमको जो है मतलब हमसे उम्र में बड़े हैं, तो छोटे भाई जैसा प्यार करते हैं। आशुतोष शुक्ला जी नाम है उनका। ये कुर्ता देख रहे हैं आप, ये पहना हमने। बहुत बहुत शानदार है, बहुत शानदार। ये लखनऊ में रहते हैं, तो उन्होंने लखनऊ से जो है वो मेरे ख्याल से भाभी जी दोनों गए थे हमारे लिए, और कहाँ से वो वीडियो कॉल करके कहा कि आपका साइज वगैरह। और हमने कहा भाई हम तो कोई डिजाइन विजाइन पहनते नहीं, और ये करने का कष्ट भी क्यों करें। बोले नहीं, हमको आपको भेजना है। तो ये जो कुर्ता है वो आशुतोष जी के प्यार का एक तरह से एग्जाम्पल है, तो उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप कुछ कहना नहीं, आपने इससे पहले कुछ कहा था, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, धन्यवाद करते हैं हम भी धन्यवाद करते हैं हमारे भाई के लिए इतना अच्छा उन्होंने उपहार भेजा, बहुत धन्यवाद। चलिए, नहीं नहीं, ये सबका प्यार यही तो है, और क्या चाहिए। तो आज चलिए, बात तो हो गई। सब्सक्राइब कर ले अभी से, अगर आप में से बहुत सारे आप जो है देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, भाई कर लिया कीजिए। ये एक रिक्वेस्ट है आपसे। आज का जो मुद्दा है वो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है, कल हमने मलिक साहब के साथ इसका जिक्र किया था, लेकिन आज डिटेल में उस पर जितना हो सके उतना जाएंगे, इसलिए हमने रविंद्र भाई को आज आमंत्रित किया। हरियाणा राज्य के सीनियर आईपीएस अफसर एडीजी साहब पूर्ण कुमार साहब, उनको अपनी जान देनी पड़ी। मैं तो यही कहूंगा, उन्होंने अपनी जान दे दी, इसलिए वो मजबूर हुए इस तरह कि उनको ये करना पड़ा। दलित समाज से आते हैं पूर्ण कुमार जी। अब मैं इस पूरे मुद्दे पर रविंद्र भाई से आप समझने की कोशिश करूंगा कि ये पूरा मामला क्या था, और इस पूरे हादसे को लेकर, ये जो बहुत ही दुखद घटना हुई उसको लेकर अभी की परिस्थितियां क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल सविस्तार समझा दें सर। जी, नमस्कार मयूर भाई, और सभी दर्शक साथियों को भी नमस्कार। देखिए, जी ये जो पूरा घटनाक्रम है, आज छठा दिन हो गया है इसका जब हम लोग इस पर जी बात कर रहे हैं। जी और ठीक आज ही के दिन जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो इससे करीब 15-20 मिनट पहले एक जो वो अपना दलित समाज का एक महापंचायत चंडीगढ़ में हुई है। जी चंडीगढ़ में सेक्टर 20 में एक रविदास भवन है, उसमें एक कार्यक्रम हुआ है, और उस कार्यक्रम में कुछ फैसले लिए गए हैं। उस महापंचायत में कुछ फैसले लिए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा फैसला है, सबसे पहले मैं उसी से अवगत कराऊं दर्शक साथियों को। वो जी फैसला ये लिया गया है कि 2 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है, प्रशासन को दिया गया है कि 2 दिन में या तो हमारी मांगे मान लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग एजिटेशन को और बढ़ाएंगे। एक ओके। दूसरा, जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, उन लोगों ने कहा है कि अगर 2 दिन में इस बात को नहीं माना गया तो हम लोग काम छोड़ देंगे। 48 घंटे में अगर बात हमारी नहीं मानी गई तो हम लोग काम करना बंद कर देंगे। ये बातें कही गई, एक बात। दूसरी बात, जी 6 दिन आज हो गए हैं मयूर भाई, और लगभग 6 दिन का मतलब है कि समझिए इसी समय के और 1-2 घंटे पहले, 6 दिन पहले ही खबर आई थी। तो ठीक 6 दिन जी पूरे हो गए हैं, और अभी तक उनका जो पार्थिव शरीर है वाई पूरन कुमार का, वो वहीं है, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। एक बात, परिवार आज भी वही मांग कर रहा है जो पहले दिन कर रहा था। आपको जानकारी जी होगी, जब ये घटना घटी थी तो इनकी पत्नी अमनीत पी कुमार, वो भी आईएएस अधिकारी हैं, और वो हिंदुस्तान में नहीं थी। जी वो मुख्यमंत्री के साथ एक डेलीगेशन का हिस्सा थी जो गया हुआ था जापान। तो उनको वहां जानकारी दी गई, जी उसके बाद वापस लौटी हैं, और वापस लौटने के बाद वो लगातार सरकार से बात कर रही है, सरकार उनसे बात कर रही है, लेकिन मामला अभी आगे नहीं बढ़ा। मामला जो है वो ये है कि अमनीत पी कुमार यानी परिवार का ये कहना है कि अब
इंसाफ हो, और उसका रास्ता वो बता रहे हैं कि जो एक फाइनल नोट लिखा था, सुसाइड नोट लिखा था पूर्ण कुमार ने, उसके अकॉर्डिंगली जो उसमें जितने लोगों का नाम शामिल है उन पर कार्रवाई हो, और विशेष तौर पर 2 लोग, उनके ऊपर वो लोग चाहते हैं कि तुरंत एक्शन लिया जाए और उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए, और उसके बाद अरेस्ट किया जाए, ताकि सुगम तरीके से बिना किसी अवरोध के इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जा सके। ये पूरा उनका डिमांड है। लेकिन सरकार के साथ कई राउंड की बातचीत होने के बाद भी, सरकार के कई मंत्रियों, बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत होने के बाद भी अभी तक मामला वहीं का वहीं है जहां से शुरुआत हुई थी। एक कदम सरकार आगे नहीं बढ़ी है, एक कदम अमनीत कुमार पीछे नहीं हटी। जी। अब वो जो चिट्ठी है, वो जो कारण है, और उस पर जो है थोड़ा आप अगर बता दें दर्शकों को, बहुत चिट्ठी सारे होंगे जिनको पता नहीं नहीं होगा पता कि है क्यों क्या है। ये क्या बताया जा रहा है देखिए, और क्या वजह रही है। 2001 बैच के आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी थे पूर्ण कुमार, और जानते ही हैं दलित समाज से थे, आंध्र प्रदेश के मूल निवासी थे, वहां के रहने वाले थे। पंजाब की एक महिला आईएएस अधिकारी से इनकी शादी हुई थी, और दोनों हरियाणा कैडर में अभी आईएएस और आईपीएस के तौर पर काम कर रहे थे। 2001 से खास बात देखने की है कि 2001 में जब ये आईपीएस बन के हरियाणा में आए थे, उस वक्त हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, आईएनएल की। उसके बाद 10 जी। बरस भूपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, 10 बरस उसके बाद मनोहर लाल खट्टर 9 साढ़े 9 साल रहे, और अब नायब सैनी हैं। तो उन्होंने जो अपना उनके ऊपर जिस तरह की ज्यादती हुई है, जो उन्होंने फाइनल नोट में लिखा और जो आरोप लगाए हैं, उसके अनुसार पिछले 10-11 साल में उनके ऊपर इंतहा हो गई, और उनको उनकी जाति की वजह से उनको बहुत अपमान सहन करना पड़ा। उनको मंदिर जाने से रोका गया। वो जब आपने ज़रूर पढ़ ली होंगी सारी खबरें जो हैं, वो सारी जानकारी में होंगी। उनको इस तरीके से परेशान किया गया। उसके बाद फाइनल उन्होंने एक नोट लिखा 8 पेज का, उस नोट में कुछ लोगों के, अधिकारियों के नाम है। सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया है कि मैंने इस व्यक्ति की कंप्लेंट यहाँ करी, इसकी यहाँ करी, और ये तमाम लोग हैं जिनकी वजह से मैं ये एक्सट्रीम स्टेप ले रहा हूँ। वो उन्होंने डिटेल में बताया। वापस आने जी। के बाद उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी ने उस फाइनल नोट का हवाला लेते हुए उन्होंने क्या किया, वो फाइनल नोट जो है वो अपने 2 साथियों को भेजा, आईपीएस अधिकारियों को, अपनी पत्नी को भेजा, और अपने जो उनका ये है, क्या बोलते हैं इसको, लैपटॉप, उस लैपटॉप के ड्राफ्ट में उसको छोड़ के चले गए, ताकि किसी तरीके से वो डिस्ट्रॉय ना हो, और जिन लोगों तक वो पहुंचना चाहिए वो पहुंच जाए। उसके बाद अमनीत कुमार जब आई हैं वापस, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी प्रशासन को, और उनसे आग्रह किया कि जो रिक्वेस्ट की गई है, जो फाइनल नोट में बातें लिखी गई हैं, उसके हिसाब से चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की जाए। अब चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज करी गई, उसके हिसाब से करी गई, लेकिन उसमें धाराएं जो लगाई गई हैं वो बड़ी हल्की लगा दी गई। और एक बात, दूसरी बात, नामजद कोई नहीं है, जबकि एससी एसटी एक्ट जो होता है उसमें एक प्रावधान है कि नामजद आरोपी जो होंगे होना उनका नाम चाहिए। लिखा जाता है। इसमें नहीं लिखा गया। इसमें का हवाला दिया गया है फाइनल नोट का, कि जो फाइनल नोट में नाम है हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई, उनके नाम है इसमें। लेकिन फाइनल नोट जो है बड़ा एम्बिगुअस है, जाहिर है वो तो किसी और पर्पज के लिए लिखा गया था। बिल्कुल। तो वो एम्बिग्विटी का आम आलम ये है कि जो आरोपी हैं, प्लस जिन लोगों को उन्होंने अप्रोच किया, आरोपी एक तरफ, और जिन लोगों से मिलने के लिए वो गए, अब नाम तो सबके हैं उसमें। उसमें तो जी। उसमें तो मंत्री का भी नाम है, उसमें तो मंत्री के भी अधिकारियों के नाम है जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में है। तो नाम उनमें किस लोगों के हैं, उन लोगों उसमें कितने लोग आरोपी हैं, ये बड़ी एम्बिग्विटी है। इस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए अमनीत कुमार ने एक और चिट्ठी लिखी, और उसमें कहा कि इस एफआईआर को दुरुस्त करो, और दुरुस्त करके उन लोगों के नाम लिखो जिन लोगों ने पूर्ण कुमार को एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए मजबूर किया। तो ये जब उन्होंने ये लिखी है, उसके बाद से अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। आज ये खबर आई है कि एससी एसटी एक्ट के कुछ प्रावधानों को बदला गया है, और जिसमें कि ये प्रावधान है कि उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन सजा होगी किसको? नाम तो उसमें किसी का है नहीं, नाम तो उसमें एक भी व्यक्ति का नहीं है। तो ये अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच बीते कल जब हम लोग, आज है 12 तारीख, 11 तारीख को उनके जो शरीर, पार्थिव शरीर है, चंडीगढ़ में 2 अस्पताल हैं, वैसे तो 3-4 हैं, लेकिन 2 अस्पताल हैं नजदीक। उनकी बॉडी जो थी उसको लेके जाया गया था सेक्टर 16 का एक हॉस्पिटल है, वहां पर जनरल हॉस्पिटल उसको बोलते हैं। जी। तो और वो 5 दिन तक वहीं था। 11 तारीख को सवेरे चंडीगढ़ पुलिस ने उसको, उनके पार्थिव शरीर को बिना परमिशन के, परिवार की परमिशन के बगैर, परिवार की जानकारी के बगैर, उस अनुमति के बिना पीजीआई में शिफ्ट कर दिया, ताकि उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। और इस बात से मामला बिल्कुल गड़बड़ा गया।
अमनीत कौर और उनका परिवार जो है इससे पूरा भड़क गया कि हमारी अनुमति के बगैर उनको शिफ्ट किया गया। अभी तक तो उन डेड बॉडी को जो है हमारे परिवार के लोगों ने भी नहीं देखा है। उनके अंतिम दर्शन हमारे परिवार ने और उनके बेटियां, 2 बेटियां हैं पूर्ण कुमार की, उन्होंने भी अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं किए। तो ये क्यों किया गया है बिना परमिशन के, आप इनको जी यहाँ से क्यों ले गए? इस बात पर वो बड़ा गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। उसके बाद से सरकार कोशिश कर रही है किसी तरीके से बातचीत बने और ये मामला जो है सुलझाया जाए। लेकिन आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तब तक हमारे पास कोई खबर नहीं है इस मामले को सुलझने की। मामला आज भी वैसा ही है और डेडलॉक या इंसाफ के लिए अमनीत कुमार लड़ाई लड़ रही ये ये विडंबना ही तो है ना रविंद्र भाई कि इतने बड़े पद पर पहुंचने वाला एक दलित समाज का व्यक्ति और उनकी पत्नी जो खुद आईएएस है और ये आईपीएस है, और वो कह रहे हैं कि पिछले 10-11 साल से उनको लगातार अपमानित और प्रताड़ित किया जाता था क्योंकि वो नीची जात के कहे जाते हैं इसलिए। तो अगर ये हाल रविंद्र भाई, अगर इतने बड़े पद पर ओहदे पर पहुंचने वाले किसी व्यक्ति का हो सकता है जो दलित समाज से हो, तो हम तो ऐसे हम देखते हैं हमारे जीवन में भी, अपने आसपास भी आप भी देखते होंगे कि ये जो जातिवाद है वो अभी मतलब धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है। हम लोग कहा मतलब कहने के लिए तो हम लोग और मॉडर्न युग और एरा की ओर जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सोच है वो बैकवर्ड जो है वो हो रही है। क्योंकि तो छोटा अगर कोई दलित समाज का कोई एक अति सामान्य व्यक्ति होगा तो उसके तो फिर मतलब उसको तो जीने का अधिकार ही नहीं है, वो तो फिर ये हो गया इसका मतलब। और ये अगर इतने साल से हो रहा था पूर्ण कुमार साहब के साथ, तो इस पर कभी पहले कोई मतलब कोई बड़ा इनका बयान या कोई इस पर कोई विवाद पहले कुछ हुआ था क्या, या ये अचानक से हुआ पूरा और बाकी अचानक से सबको पता चला, या पहले भी कुछ इंसिडेंट्स थे ऐसे जहां उन्होंने आवाज उठाई हो और उस पर कोई खबर बनी हो? मयूर भाई, महान संत रविदास ने क्या कहा 650 बरस पहले, आज नहीं बोला, 650 साल पहले क्या बोला? जी जाति जाति में जाति है जो के तन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। मतलब केले के जो पेड़ होता है ना, केले का पेड़, उसके आप पत्ते उखाड़ते रहो उखाड़ते रहो उखाड़ते रहो, क्योंकि उसका फल तो अलग लगता है, उखाड़ते रहो उखाड़ते रहो, कुछ मिलता नहीं है। वैसे ही इंसान को आप जो है ना जाति के उखाड़ते रहो उखाड़ते रहो उखाड़ते रहो, उसकी जाति जो है ना वो उसका पीछा छोड़ती नहीं है। नहीं, आज वही हो रहा है। आईपीएस बन गए, उनकी पत्नी आईएएस बन गई, अरे एक तो सीजीआई बन गए। जी सीजीआई बन गए, उनका पीछा नहीं छोड़ा जाति ने। तो आज उन्होंने क्या कहा, बहुत बड़ी बात बोली। हनोई में थे आज, हनोई वियतनाम में। उन्होंने कहा है कि मैं छोटी जाति में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन संविधान ने मुझे किसी से कम नहीं रखा। संविधान ने मुझे बराबर का दर्जा दिया है, मेरे साथ मुझे बिल्कुल बराबर का अख्तियार दिया है, हर तरह की आजादी मुझे दी है। ये संविधान की वजह से हुई है, ये समाज ने नहीं दी। और संविधान ने तो दे दी, संविधान ने तो समानता का अधिकार पूर्ण कुमार को भी दिया, बिल्कुल समाज नहीं दे पाया। नहीं, समाज नहीं दे पाया। और तभी तो समाज उनसे पूछ रहा था कि भाई आप मंदिर में क्यों नहीं जा रहे हो, या मंदिर में क्यों जा रहे हो, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। ये घटनाएं उनके, देखिए चर्चा का विषय तो ज्यादा नहीं बनी पहले, लेकिन वो जिस तरह के व्यक्ति थे वो लगातार इन बातों को उठाते रहते थे। जो अब उनको जानने वाले व्यक्ति हैं या उस तरह से उनके संपर्क के लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि वो इस तरह की बातें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उठाते थे। उन्होंने मिनिस्टर्स को भी ये बातें कही, मुख्यमंत्री को भी कही, मुख्यमंत्री के जो ऑफिस में लोग उनको भी कही, और अपने सीनियर अधिकारियों को भी इस तरह की शिकायतें लगातार की कि उनके साथ जाति को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। ये बात संबंधी की बात तो ये है ना कि जो उनके साथ जाति को लेकर भेदभाव कर रहे थे वो ऑब्वियसली सरकार में और उनके डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग ही तो थे, और तो कोई थे नहीं। वहीं से तो वो अपमान क्यों रहे थे? बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही लोग हैं। और नहीं, वो लोग भी हैं और उनके अलावा दूसरे ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने जो आरोप लगाया है वो केवल आईपीएस पर नहीं लगाया, उन्होंने आरोप आईएएस लोगों पर भी लगाया है, चीफ सेक्रेटरी पर लगाया है, होम सेक्रेटरी पर लगाया है, और कई सारे। देखिए, जब आपका ऑफिसर जो है डीजीपी अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो जाहिर आप होम सेक्रेटरी के पास जाएंगे, वो नहीं सुन रहा तो आप चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से जो उसमें लिखा है कि वो सब लोगों से मिले हैं
और अलग अलग समय पर मिले हैं, क्योंकि ये प्रताड़ना की जो बात उन्होंने कही है, करीब 9-10 साल की एक लंबी हिस्ट्री उन्होंने दी है। ठीक और है इस उनकी। दौरान जितने आईपीएस आईएएस जो सीनियर अधिकारी थे वो आए, उन सब से वो मुलाकात की, उन्होंने मिनिस्टर्स का भी नाम लिखा है, जो गृह मंत्रालय में मंत्री थे उनका भी कहा कि हम उनसे भी मिले, लेकिन अल्टीमेटली कुछ बेनिफिट उसका हुआ नहीं। और उनकी जो समस्याएं थी, घर ना देना, छुट्टी ना देना, वो तमाम समस्याएं उन्होंने उनका जिक्र किया है, और उनको उसका कोई समाधान नहीं मिला, उनका निदान नहीं हुआ, और इस वजह से वो लगातार परेशान थे, प्रताड़ित थे, और ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है। आखिर में उस चिट्ठी के हिसाब से इसका कारण वही है। तो सरकार को, रविंद्र भाई, क्या आपत्ति क्या है? ये जो नाम जिन जिन के लिखे, मेरे ख्याल से उसमें डीजीपी साहब भी हैं वहां के, शायद जिनका बिल्कुल, नाम है वही उनमें से, वही वही है तो ना? आपत्ति है। वही तो हाँ। आपत्ति है, डीजीपी ही आपत्ति है। सरकार नहीं चाहती है डीजीपी को बदलना। क्यों? क्योंकि हम्म। डीजीपी जो है वो मुख्यमंत्री के व्यक्ति नहीं है, वो सुपर मुख्यमंत्री के व्यक्ति हैं, जी। और सुपर सीएम के हैं। और सुपर सीएम हरियाणा में कौन है? हरियाणा में सुपर सीएम है मनोहर लाल अमित शाह खट्टर। साहब। अमित ना ना शाह ना साहब हैं। खट्टर, अमित मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा। अच्छा, उस तरह और से, हाँ, ओके और ओके, ये हाँ। ये जो है उनके बड़े करीबी हैं, हम्म। और उन्होंने ही इनको यहाँ पर नियुक्ति दी है, तो वो नहीं चाहते कि ये हटें, और हम्म। इसीलिए ये पूरा घटनाक्रम जो है इस वक्त हो रहा है। हम्म। कई लोगों, और सर एक बात, दूसरी बात यह है, इनको हटाने, अभी हटाने ना हटाने के पीछे का कारण यह है कि सरकार चाहती है किसी तरीके से मामले को डाउस डाउन करें, थोड़ा सा ठंडा कर दें। ठंडा हम्म। होने के बाद क्या है कि उसके बाद अगर महीने में 15 दिन में इनको हटाएंगे और मामले को सेटल कर लेंगे, अगर क्रीमेशन हो गया, उसके बाद सरकार से प्रेशर खत्म हो जाता है। प्रेशर खत्म होगा तो उसके बाद इनको पद से भी हटा सकते हैं, और पद से हटाना, देर से पद से हटाएंगे, उसका फायदा ये होगा कि इनको अरेस्ट करने से बच जाएंगे। आज अगर इनको हटाया तो सरकार के ऊपर बड़ा भारी दबाव होगा कि इनको अरेस्ट किया जाए, तो उस बिल्कुल। अरेस्ट को पोस्टपोन करने के लिए, या उस अरेस्ट का जो प्रेशर है उसको ईज आउट करने के लिए सरकार ये कर रही है कि डिले करने की कोशिश कर रही है, जो कि साफ तौर पर होता हुआ हमें दिख रहा है। जी। और जिसमें एक और बात, उस जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, फाइनल नोट जो लिखा है, उसमें सबसे जो छोटे अधिकारी थे वो थे एसपी। हम्म। आईपीएस जो थे उसमें, आईपीएस आईएएस कईयों के नाम थे, सबसे छोटे दर्जे के जो अधिकारी थे वो एसपी लेवल के थे। जी। उनको हटाया गया है अपने पद से, मतलब रोहतक के एसपी थे, वहां से हटा दिया गया, दूसरी पोस्टिंग अभी दी नहीं गई है। तो दिखावा करने के लिए सरकार ने पोस्टिंग वोस्टिंग तो सामान्य बात है, वो तो कोई बड़ी हम्म। चीज है नहीं। तो उनको ये किया गया है। उसके अलावा अभी तक कोई स्टेप इस मामले में सरकार ने नहीं लिया है, और लगता है कि प्रॉमिस भी नहीं किया होगा। अगर कर लिया होता तो शायद कुछ मामला सुलझ जाता, लेकिन अभी तक कोई प्रॉमिस सरकार की तरफ से किया है ऐसी जानकारी हमारे पास तो नहीं है। क्या इस मामले में, क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार रोड पे रहता हूं और रात को या शाम को ही कहीं पहुंचता हूं, तो मैं बहुत कम चेक कर पा रहा हूं कि क्या हो रहा है 2-3 दिन से। ये कोई है जो मतलब दलित समाज के मसीहा बन के जो घूम रहे नेता हैं इस देश में, है ना? मायावती जी हो, या आप कह लीजिए वो चंद्रशेखर रावण साहब जो हैं वो हो, या और कोई जो ये वैसे तो मैं इनका भी नाम लेना चाहूंगा कि भाई ये चिराग पासवान साहब भी तो दलितों की राजनीति करते हैं, जतीन राम बिल्कुल मांझी बिल्कुल भी बिल्कुल दलितों की बिल्कुल, राजनीति सारे करते करते हैं, हैं। तो इसमें क्या है, और अखिलेश यादव साहब भी, इसमें पिछड़ों क्या की है, राजनीति तो अखिलेश यादव साहब भी करते हैं, इसमें क्या तेजस्वी हुआ यादव भी मयूर करते भाई, हैं, कांग्रेस भी इसमें करती है। हरियाणा इनमें से कोई है इनके साथ खड़ा हुआ? हरियाणा में क्या हुआ मयूर भाई, कि हरियाणा में जो दुकानें हैं ना, जहां पर ये चद्दर वद्दर मिलते हम्म। ओढ़ने के, उसकी कमी पड़ गई भारी। हम्म। क्योंकि सारी चादर जो है ना वो दलित नेताओं ने हम्म। मंगा ली और ओढ़ के सो गए। जब से ये घटनाक्रम हुआ है ना, तब से वो लोग सब मुंह छिपा के बैठे हैं, वो चादर ओढ़ के सो रहे हैं। हम जैसे लोग चादर लेने जाते हैं तो मिलती नहीं है, वो कहते हैं बताइए। भैया सारे दलित नेताओं ने ले ली। और वो सबसे महंगी ले चादर ली। हमारे यहाँ से खामोशी की चादर, उसका सबसे ज्यादा ऑर्डर किया है। खामोशी की। हाँ, वो चादर सब लोगों ने खरीद ली है। तो मायावती ने एक ट्वीट किया है वहां पे लखनऊ से बैठ के, और उसके अलावा कुछ किया नहीं। चंद्रशेखर आजाद और कल आए, वो 4-5 दिन जब हो गए इस घटनाक्रम को, तब वो कल आए। और चिराग पासवान ने भी वो चादर अपनी बढ़िया मखमली ओढ़ के बैठे हैं। उसके अलावा जो धीरे धीरे, अब क्योंकि मामला तूल पकड़ रहा है, तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है वो रस्म अदायगी करने के लिए वहां पर आ रहे हैं, लेकिन कोई एजिटेशन करता हुआ नहीं दिख रहा, कोई इस मामले पर सरकार को घेरता नहीं दिख रहा, किसी ने दिल्ली में इस पर मोर्चा नहीं निकाला, कोई आदमी जो है वो अपनी जो सुविधा का जीवन है उसमें से बाहर निकलता मैंने तो किसी को देखा नहीं। तो वो जो चादर की उन्होंने लपेटे लगा के बैठे हुए हैं सर्दी के आने से पहले, उसका पूरा लुत्फ उठाते हुए मुझे तो सारे दलित नेता दिख रहे हैं। और कोई दलित नेता ऐसा नहीं है
जो कि बाहर आए और इस परिवार के सामने टेलीविजन के कैमरे पर कुछ बोलने के अलावा करता हुआ दिखा हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो और चाहे वो आम आदमी पार्टी जो बगल की है। अमनीत कुमार, क्योंकि मैंने बिल्कुल। बताया ना भाई एमएलए हैं, अमनीत कुमार जो है भाई एमएलए हैं और वो आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं और वो पंजाब के रहने जी, वाले, आए तो वहां के पंजाब के। मुख्यमंत्री, आ तो गए सब लोग क्योंकि कैमरे है ना वहां पे, कैमरों को हाँ, दिखाने के कैमरे। लिए, लेकिन हम्म। करता हुआ कोई कुछ दिख नहीं रहा है भाई साहब, कोई दिखा नहीं कभी तक। हरियाणा के नेता भी नहीं आए हमारे और जी गुजरात से मुझे था कि शायद जिग्नेश मेवाणी बड़ा फायरब्रांड लीडर है, तेज तर्रार आदमी है और वो अन्याय के सामने लड़ता हुआ दिखता भी रहता है, लेकिन इस मामले में मुझे पता नहीं, शायद मैंने जिग्नेश का भी कोई जिग्नेश मेवाणी का भी कुछ मैंने ध्यान पे आया नहीं कि कुछ उन्होंने कहा लिखा, मतलब कुछ शायद ट्वीट वीट किया होगा, लेकिन वो आदमी तो ऐसा है कि कहीं पहुंच भी जाएगा तुरंत दौड़ के, पता नहीं वो भी बड़ा आश्चर्य है मुझे कि जो इतना बड़ा एक हादसा हो गया, इतनी बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से मैं तो कहूंगा कि एक तरह से ये तो कत्ल ही है, कत्ल ही किया गया ना, यही तो हुआ। ये तो एक आदमी के वो तो मान का, सम्मान का, गौरव का आपने सतत जो लगातार आपने एक तरह से उनको जो है वो उसको दबाते गए, कुचलते गए, है ना, घसीटते गए, तब जाके उसके सेल्फ रिस्पेक्ट वहां तक मतलब खत्म हो गया। वो इतना मर चुका कि आदमी को लगा कि यार मैं अब फिजिकली जी के भी क्या करूंगा। ये होता गया और इतनी बड़ी ये दुर्घटना हुई है और कोई दिख नहीं रहा है, जो ये अब बड़ी देखिए मयूर समझ के भाई, बाहर की बात है। अब मयूर भाई इतना बड़ा पद जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया हो, कितना मेहनती होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा। और देखिए इन आईएएस वाईएएस की जो परीक्षा पास करना होता है ना, वो पढ़ाई इंटेलिजेंस तो एक चीज है, लेकिन उसके जी, उससे सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना, वो इंसान के अंदर इच्छा शक्ति होना है। आपके अंदर वो टेनेशियस जी, टेनेशियस होता है, दृढ़ निश्चय कि भाई मेरे को, क्योंकि आपको दिन बिल्कुल रात सही पढ़ना बात। पड़ता है, कई साल तक लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। बिल्कुल। ये तो परीक्षा ऐसी नहीं है ना कि आपने तुरंत पास कर दी, और आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपको कम से कम कई दिन तक तो लगातार पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी। तो डेनिश जो नहीं आदमी आपका, दृढ़ निश्चयी होगा ना, वही पढ़ पाएगा लंबे समय तक, कंटिन्यूअसली वही पढ़ पाएगा। तो वो व्यक्ति इस तरह के रहे होंगे जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष करके और ये परीक्षा पास की है। लेकिन दुर्भाग्य से ये है कि देखिए उनका भी कहीं ना जी, कहीं हिम्मत टूट गई। अब तो इसका मतलब तो यही माना जाएगा कि शोषण इतना ज्यादा था या प्रताड़ना इतनी ज्यादा थी कि वो उसके सामने नहीं टिक पाए और उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। अदरवाइज तो ऑप्शन तो ये भी था ही ना सर कि वो नौकरी छोड़ देते, लेकिन उनको लगा कि यार ये काम आसान है, नौकरी छोड़ देते। छोड़ने से ये काम आसान है। तो वो काम उनको इतना आसान लगा और नौकरी में रहना इतना मुश्किल लगा उनको। तो ये बड़ी है, इसमें भी कोई अगर बहस करना चाहेगा तो भाई उसका तो क्या इलाज है, इस पर इतना एक्सट्रीम स्टेप कोई ले लेगा। नहीं तो फिर भरा पूरा परिवार है, कोई 2 बच्चियां हैं, अच्छी खासी नौकरी है, बीवी आईएएस है। इस समाज में जितना हम लोग समाज को जानते हैं, उसमें तो ये एक आइडियल फैमिली है। आइडियल है, बिल्कुल, बिल्कुल। और कितनी पीड़ा होती होगी इस आदमी के, सुमान को कितनी ठेस पहुंची होगी, ये इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है एक्चुअली तो। पर यही था, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। और भी आज आपसे वो समझना था दिल्ली के हालचाल, लेकिन मुझे लगता है कि वो फिर अगली बार हम बात करेंगे तो, हाँ, करेंगे ना, क्योंकि करेंगे। दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है सर अभी आजकल। दिल्ली जो है वो, पर वो हम कोशिश करेंगे कि कल परसों में एक बार फिर से हाँ, मिले हाँ, और हाँ। बात करें उस बिल्कुल बारे सर, में, बिल्कुल, जब जब आप कहेंगे। है ना। बिल्कुल, और हम थोड़ा शाम को ही आपको परेशान करेंगे क्योंकि दिन भर चलते रहेंगे, तो शाम को समझते थोड़ा हैं। आपका समय जी लेते सर, रहेंगे जी सर, आपका, जी। ठीक है सर। हाज़िर हैं सर, हाज़िर हैं, हाज़िर हैं। तो फिर थैंक यू बात रविंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने ये चीजें जो है हमारे दर्शकों तक बताई, उन तक पहुंचाई, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, थैंक यू वेरी मच। जी। तो दोस्तों बड़ी ये इससे दिल जो है ना आपका दहलना चाहिए, ये और और दुख और तकलीफ और पीड़ा होना चाहिए, अगर इस बात को सुन के, समझ के, जान के, अगर फिर भी अगर हम जो है, अगर एक थोड़ी सी भी जो है झंझनाहट ना हो अपने सीने में, तो मुझे लगता है कि फिर हमारा सीना जो है पत्थर का हो चुका है। और इससे बड़ी कोई, मतलब क्या कहें, मतलब कि विडंबना ही नहीं हो सकती कि ये स्थिति आज भी, मतलब छोटा मोटा नहीं, मतलब जो अफसर बना बैठा है आदमी, जो क्योंकि सिर्फ वो दलित समाज है इनके साथ ही हो रहा है, तो ये हमको आज आप तक बताना था, पहुंचाना था, हमने कोशिश की। अब आपकी बारी है, आप इस पर जो भी सोचते हैं हमको लिख के कमेंट करके बताइएगा। और आप, जब मैं शुरुआत में कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। बहुत सारे दर्शक हमारे जो है पार्टिसिपेट करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।